अब नेक्स्ट हमारी चीज आ जाती है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी यहाँ देखो क्लियर, यहाँ पे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं पे कीवर्ड लिखा हुआ है इनसाइडर क्लेम। इनसाइडर क्लेम भी कह सकते हैं इसको, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दिस इज ओनर्स क्लेम। ओनर्स क्लेम ऑन द बिजनेस। ठीक है जनाब, सो दिस इज एन ओनर्स क्लेम ऑन बिजनेस, और इसीलिए हम इसे ओनर्स इक्विटी कहते हैं। ठीक, ओनर्स इक्विटी के कंपोनेंट्स को याद करा सकता है मुझे? अभी हमने बात की थी ओनर्स इक्विटी के कंपोनेंट्स की, एक तो बताते खुद। मिस कैपिटल, शेयर होल्डर्स। ठीक है चलो कैपिटल लिख देती हूँ, कैपिटल आ गया, और ड्राइंग्स आ गया। ठीक है, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हमेशा हमें याद रखना होगा कि ये ओनर्स इक्विटी के पोर्शंस हैं। जब हम आगे चल के एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उस स्टेटमेंट का नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, तो उसमें भी हम इन्हीं चारों चीजों की कैलकुलेशन करके और फाइनल रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ये एक ओनर्स इक्विटी के ये कंपोनेंट्स हैं जो हम हमेशा रिकॉर्ड करेंगे। ऑलराइट, मूविंग अहेड। अब हम थोड़े से एसेट्स के टाइप्स की बात कर लेते हैं। एक तो हमारे पास आता है कैश। कैश क्या होता है जी? कैश एसेट्स होते हैं, और इट्स द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? या अगर मैं कह रही हूँ कि मोस्ट लिक्विड एसेट है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ? जैसे आने जाने वाला ना, मतलब फ्लो होता है। हाँ, ये बड़े आसानी से यूज किया जा सकता है। मोस्ट लिक्विड, दिस इज द कैन बी वेरी इजीली यूज्ड। इससे हमारे एक चीज आती है जिसको कहते हैं नोट रिसीवेबल भी होता है हमारे पास, और दूसरे अकाउंट्स रिसीवेबल। अच्छा, एक नोट रिसीवेबल है और दूसरा है अकाउंट रिसीवेबल, भी दोनों को यहाँ लिख देती हूँ। वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन notes versus accounts receivable. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, नोट रिसीवेबल में, अकाउंट्स रिसीवेबल में? जैसे अगर कोई एग्रीमेंट बन गया अकाउंट से, मतलब रिटर्न, तो वो नोट्स रिसीव करेंगे। और अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा? अच्छा चलो, आप मुझे ये कह रहे हो कि इफ समथिंग इज रिटन, it's an agreement. हाँ, तो वो नोट्स रिसीव करेंगे। ठीक है, तो वो नोट्स रिसीवेबल होगा। तो फिर अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा? इस अकाउंट रिसीवेबल शॉर्ट टर्म पेमेंट जो होती है, और नोट्स रिसीवेबल जो होता है वो लॉन्ग टर्म पेमेंट होती है। Can be. I'm not saying always, but it can be. What you're saying can be a distinction between both. लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये चीज रिटन होती है और ये चीज वर्बल होती है। वर्बल एग्रीमेंट होता है, इसमें कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। मतलब इस अकाउंट रिसीवेबल में इनफॉर्मल होता है डॉक्यूमेंटेशन, और या फिर मतलब इनफॉर्मल जो होती है, और नोट रिसीवेबल में जो है वो फॉर्मल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होती है। एग्जैक्टली जैसे अगर आपके पास वो रसीद के ऊपर आपकी अपनी कंपनी की इनवॉइस वगैरह के ऊपर बस ये हो कि बैलेंस इतना बाकी है, और वो आपको प्रॉमिस कर दे कि हाँ भाई ठीक है, मैं फला फला वक्त में आपको या 15 दिन में ही पेमेंट आपको पहुंचाता हूँ, आपके हाँ ठीक है कोई बात नहीं पहुंचा देगा, तो ये आपके अकाउंट्स रिसीवेबल है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट। लेकिन अगर आपके पास बाकायदा पूरी लिखत पढ़त के साथ कोई बॉन्ड बने, कोई पर्टिकुलर पेपर साइन हो लीगल किस्म का, तो फिर वही प्रॉमिस जो आपने किया है
वो बन जाएगा आपका नोट्स रिसीवेबल। नोट्स रिसीवेबल, यस मिस। ठीक है, बट नेचर यही है कि ये पैसे मिलने वाले हैं। दिस इज समथिंग दैट यू आर अबाउट टू रिसीव, दैट इज व्हाई यू से रिसीवेबल। ठीक है, दिस इज रिसीवेबल। मैम जी, इसमें कोई टाइम पीरियड का तो इशू नहीं है, जैसे करंट एसेट है या फिर फिक्स्ड एसेट है, लाइक दैट? देखो नोट्स रिसीवेबल में ना दो टाइप्स होती हैं। नोट्स रिसीवेबल में जनरली आपके पास एक होता है विद इन 3 मंथ्स वाला और एक होता है मोर देन 3 मंथ्स वाला। तो अगर कोई मोर देन 3 मंथ्स वाले के उस पे जा रहा होता है या इससे लंबे उस पे जा रहा होता है टेन्योर पे, तो हम उसको कह देते हैं कि हाँ ये लॉन्ग टर्म है। लेकिन इन जनरल छोटे कम पीरियड्स के ही नोट्स बन रहे होते हैं, तो हम उनको यहाँ पे नहीं डालते ऐसे। ठीक है, so this is what we have as in notes receivable and accounts receivable। दोनों की definitions यहाँ लिखी हुई हैं, बुक्स में भी हजारों बुक्स में मिलेंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ अगर ये इसकी 3rd लाइन पे आप देखो, a promissory note is written, it's a promise that customer will pay, it's a note that promises that the customer will pay। और अगर आप अकाउंट रिसीवेबल को देखो तो अकाउंट रिसीवेबल में ये कह रहे हैं ओरल और इम्प्लाइड प्रॉमिस। इम्प्लाइड का मतलब ये आपने सामान डिलीवर कर दिया किसी के वेयर हाउस पे, बेशक पर्ची लिखी लिखाई नहीं, लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस होती है, लोग फॉलो करते हैं। आपने सामान डिलीवर किया, वो आपको फिर 2-4 दिन में पैसे भिजवा देगा। तो दिस इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस। जब इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है तो उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन अबाउट नोट्स एंड अकाउंट्स? जी स्टूडेंट्स, वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। चलें आगे चलते हैं। अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2 चीजें आएंगी यहाँ पे। एक है इन्वेंट्री और एक होती है जिसको हम कहते हैं सप्लाईज। सप्लाईज वर्सेस इन्वेंट्री। जी, इन दोनों में क्या फर्क है, सप्लाईज में या इन्वेंट्रीज में? और इन्वेंट्री का एक और नाम भी होता है, इसको हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं कभी कभार, लेकिन मैं आगे चल के हमारी ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। जी, सप्लाईज वो चीज होती है जो कंपनी जो है अपने बिजनेस को रन करने के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि इन्वेंट्री वो चीज होती है जो कंपनी जो है सेल करने के लिए इस्तेमाल करती है। एग्जैक्टली, बहुत एक्यूरेटली डिफाइन किया है। सप्लाईज जो है वो रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए होती हैं। ठीक है, लेकिन जो इन्वेंट्री होती है ये सेल परचेज होती है। इसको आप परचेज करते हैं या फिर आप इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिर इसको आप अल्टीमेटली सेल कर देते हैं। and then you make profit out of it, because you sell it, you generate profit out of it। तो इसीलिए ये एक इन्वेंट्री की एक अलग ही क्लासिफिकेशन होती है, और जो सप्लाईज होती है वो आप सेलिंग पर्पस के लिए नहीं खरीदते, आप उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को रन करने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इम्तियाज। इम्तियाज शॉपिंग सेंटर देखा हुआ होगा आप सबका। अच्छा, इम्तियाज शॉपिंग सेंटर में एक प्रोडक्ट है जिसको कि हम कहते हैं प्रिंटिंग पेपर। ठीक है, वो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। आप चाहें तो वहां से जाके प्रिंटिंग पेपर का पूरा एक रिम खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर इम्तियाज ये प्रिंटिंग पेपर्स कहीं से परचेज करता है तो क्या वो उसे सप्लाईज में रिकॉर्ड करेगा या इन्वेंट्री में रिकॉर्ड करेगा? इन्वेंट्री में। क्यों उसे इन्वेंट्री में क्यों रिकॉर्ड करेगा, सप्लाईज में क्यों नहीं करेगा? हाँ, क्योंकि वो खरीदने के लिए बेचने के लिए खरीद रहा है।
So that's the reason why it would be recorded in inventory. अच्छा, यही प्रिंटिंग पेपर्स के जो रिम्स है ना, ये यूआईटी में भी बहुत खरीदे जाते हैं. हर फैकल्टी मेंबर एक एक रिम हर सेमेस्टर यूज कर लेता है अंदाजन. जी आयशा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. अच्छा, तो यूआईटी में जब ये पेपर रिम्स परचेज किए जाते हैं तो वहां पे क्या ये सप्लाई में जाएंगे या इन्वेंट्री में जाएंगे? सप्लाईज में जाएंगे मिस, क्योंकि वो अपने काम के लिए यूज करते हैं. यस, सप्लाईज में, क्योंकि डायरेक्टली यूआईटी ये पेपर्स किसी को सेल नहीं कर रहा. यूआईटी में ये पेपर्स जो हैं वो यूज होते हैं एग्जाम पेपर प्रिंट होने के लिए, कोई ना कोई असाइनमेंट प्रिंट कराने के लिए, तो इन या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए. तो बेसिकली इट्स यूज्ड टू रन द बिजनेस एंड दैट्स व्हाई इट वुड बी रिकॉर्डेड इन सप्लाईज. तो यही बेसिकली इसकी डेफिनेशंस हैं. और आई एम जस्ट I just explained it to you rather than reading out the whole definition to you. आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है are assets available for the creation of revenue. ये इसकी basically definition है. Creation of revenue के लिए जो भी आप materials purchase करते हैं उन चीज़ों को आप जो है inventory में add कर सकते हैं. Inventory में सिर्फ raw material ही add होता है या कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं? मैम फिनिश गुड्स भी आ सकते हैं उसमें. फिनिश गुड्स भी आ सकते हैं, एग्जैक्टली. कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं, आपने प्रोड्यूस कर लिया, वो आपके पास रेडी गुड अवेलेबल है, तो आप उसको स्टॉक में रख के आप कह सकते हैं कि ये फिनिश गुड्स है. और वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है. वर्क इन प्रोग्रेस ये चीज़ होती है कि अभी आपने बनाना शुरू किया लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन डेफिनेटली इट्स समथिंग वैल्यूएबल, यू स्टिल आर वर्किंग ऑन इट, तो उसको आप वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं. आई राइट द वर्ड फॉर यू हियर. I'm sure you are all familiar with this word. It's called work in progress. ठीक है, तो work in progress भी आपकी इन्वेंट्री में जाता है, आपका रॉ मटेरियल भी जाता है और आपका फिनिश गुड्स भी जाता है. तीन चीजें आपकी इन्वेंट्री में जाती हैं. और सप्लाईज यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन we just talked about it. Prepaid expenses. जी जनाब. घर का किराया एडवांस किस किस के यहाँ जाता है या महीने के महीने जा रहा होता है? कोई है यहाँ पे स्टूडेंट जिसके घर का किराया एडवांस में जाता है? महीने को महीने एडवांस में जाता है या महीना खत्म होने के बाद जाता है? महीना खत्म होने के बाद. अच्छा, अब्बा से पूछना, में से बहुत कम मकानदार ऐसे होते हैं जो महीने के बाद किराया मांगे, कहते हैं इस महीने रहना है तो एडवांस में किराया दो. नहीं, हमारे भी तो एडवांस में मतलब टाइम को कारण होता है ना, जैसे तो वो 10 जैसे एक महीने की 10 आ गई तो उसमें किराया दिया, फिर दूसरे महीने की 10 आ गई, इस तरीके का पाएगा. अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, तुम अपने अरेंजमेंट्स के साथ खुश रहो. बट जनरली बहुत दफ़ा ऐसा होता है बहुत सारी जगहों पे, स्पेशली अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट में हो, तो आप अगर किसी बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो आपसे 1 ईयर एडवांस रेंट आपसे ले लेते हैं. ठीक है, अब ये जो 1 ईयर एडवांस रेंट आपसे इन्होंने ले लिया, ये बेसिकली बनेगा तो आपका एक्सपेंस 1 साल के बाद. लेकिन एट दिस मोमेंट अगर हम ये कहें कि पूरा 1 साल है हमारे पास, यहाँ हम अभी जनवरी 1 पे खड़े हुए हैं, या ये ले लो कि दिसंबर 31 है और ये पूरा दोबारा दूसरा दिसंबर 31 आ रहा है. आज हमने पेमेंट कर दी, 2019 में पेमेंट कर दी, तो 2020 का जब दिसंबर 31 आएगा तो ये बन जाएगा सारा का सारा एक्सपेंस. लेकिन जिस वक्त ये पूरी पेमेंट की तो क्या उस वक्त हमने इस एक्सपेंस को यूटिलाइज कर लिया था? ये जो हमने पेमेंट की थी एडवांस पेमेंट, क्या हमने इसे यूटिलाइज कर लिया था? नहीं किया था. तो अगर हमने एक चीज को, एक्सपेंस को हमने पहले से पे कर दिया है, प्रीपेड, और वो एक्सपेंस है आपका, तो उसको आप प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं रादर देन रिकॉर्डिंग इट एज एन एक्सपेंस, और इसको हम काउंट करते हैं एज एन एसेट.
Why do we count it as an asset? क्योंकि हम उससे फिर सर्विसेज ले सकते हैं ना, क्योंकि सर्विस वो जो लेगी हम वो डेबिट में आएगा। हाँ, ये हम ये वो चीजें जो हम इससे फायदा उठाएंगे और अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। इस बिल्डिंग में बैठ के हम बिजनेस रन करेंगे, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं, तो ये जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है ये एक्सपायर होता जाता है। इट एक्सपायर्स, और ये एक्सपायर होके क्या बन जाता है? जब ये आपका एसेट प्रीपेड ये एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ प्रीपेड एक्सपेंस। जब आप इसे पे करते हैं, वक्त से पहले पे कर देते हैं, तो ये आपके लिए एसेट होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये यूज होता जाता है, एक्सपायर होता जाता है, एंड इट कीप्स कन्वर्टिंग इट इनटू एक्सपेंसेस। अच्छा, लेट्स से हम एक आसान सी सिचुएशन ले। क्वेश्चन है मेरा। जी जी, पूछिए पूछिए, जरूर पूछिए। अगर जैसे हम सप्लाईज लेते हैं, जैसे कि लाइक कोई हार्डवेयर शॉप है, उसके अंदर मैंने हैमर वगैरह etc ले लिया, सही है, तो वो मेरे सप्लाईज कहलाएंगे, सही, क्योंकि वो बल्कि सॉरी, वो तो मेरी इन्वेंट्री कहलाएगी। लेकिन अगर कोई मैं ऑफिस चला रहा हूँ, जो मैं चीज़ें खरीदूंगा लाइक चेयर्स, टेबल्स etc, तो वो मेरे सप्लाईज कहलाएंगे, सही है। और अगर मैं कोई जगह वेट, देखो सप्लाईज, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हो, इससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं बाकियों के भी कॉन्सेप्ट ठीक कर सकूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। तुमने कहा चेयर, तो चेयर इक्विपमेंट होगी या सप्लाईज में आएगी? बल्कि इक्विपमेंट भी नहीं, हमारे पास एक बहुत प्रॉपर हेड है इसका, फर्नीचर। इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड सप्लाईज। चेयर कहाँ पे फिट की जाएगी? फर्नीचर। फर्नीचर, ठीक है जनाब। तो हम चेयर को सप्लाईज क्यों नहीं कह रहे? Why aren't we calling chairs supplies? बस चेयर के बगैर भी बिजनेस तो रन कर देगा ना, बेसिक नीड्स नहीं है हमारे पास। इसका ये रीजन है, चेयर की लाइफ जो है ना वो मोर देन 1 ईयर होती है। लाइफ ऑफ अ चेयर इज मोर देन 1 ईयर, इसलिए इसको हम सप्लाई नहीं कह सकते। जनरली स्पीकिंग सप्लाईज जो है वो कंज्यूमेबल्स होते हैं। Anything that can be consumed, anything that is consumable, that is supplies, जो कि इस्तेमाल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताई ना एग्जाम्पल प्रिंटिंग पेपर की। प्रिंटिंग पेपर हमारे लिए कंज्यूमेबल है, क्योंकि हम हर रोज 2, 3, 4, 5, 6 पेपर निकालते हैं, प्रिंट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है, हम कहते हैं लो भाई पेपर खत्म हो गए, एक और रिम लेके आओ बेटा, तो फिर हमारे पास एक और रिम आ जाता है। तो it is a consumable item, it gets used up, it gets consumed, and that's why we call it supplies. ठीक है, अब पूछो आगे जो पूछ रहे थे तुम। वही मैं ये पूछा था, अगर जैसे कि अगर मैं बिल्डिंग पूरी खरीद रहा हूँ स्टार्टिंग में, मैं रेंट नहीं कर रहा, तो वो भी मेरा प्रीपेड एक्सपेंस होगा क्या? नहीं, वो एसेट है, वो एक और ही तुम उसको हम प्रॉपर्टी में ले आते हैं, वो फर्नीचर में नहीं आएगा वो, बल्कि इसकी भी अगली एक कैटेगरी है, वो प्रॉपर्टी में आ जाएगा। प्रॉपर्टी जो है वो कंज्यूम उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से सप्लाईज होती है, लेकिन हाँ उसकी आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो रही होती है, तो उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं कि भाई ये बिल्डिंग की जो अब वो वैल्यू थी ना, ये वो नहीं रही, अब पहले से कम हो गई। जैसे अगर किसी को थोड़ा बहुत भी स्टेट एजेंट के बिजनेस से जरा सा आइडिया हो, तो अगर एक पर्टिकुलर इलाके में एक कोई घर बना हुआ है 120 गज का, वो भी फ्रेश बना है बिल्कुल, और एक और घर है जिसको बने हुए 5 साल हो गए, तो सेम इलाका है बिल्कुल बराबर बराबर में घर में, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? जो फ्रेश बना है उसकी, या जो 5 साल हो गए उसकी?
जी फ्रेश स्टूडेंट फ्रेश वाले की फ्रेश फ्रेश ज्यादा क्यों होगी? फ्रेश वाले घर की क्या प्राइस ज्यादा क्यों? इसको कंज्यूम नहीं हुआ है, कंज्यूम नहीं हुआ है। कंज्यूम नहीं हुआ, या हम ये कह सकते हैं उसमें वेयर एंड टेयर नहीं हुआ। कंज्यूम से बेहतर जो वर्ड है ना, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो वर्ड है वो होता है वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई डैमेजेस नहीं हुए, जैसे पेंट पुराना नहीं हुआ, टाइल घिसे नहीं, इसके बाथरूम के नलकों में जंग नहीं लगा होगा अभी, इसके जो सारी सैनिटरी लगी है वो बिल्कुल साफ सुथरी होगी, इसके पाइप्स कहीं से डैमेज नहीं हुए होंगे। सो दैट इज ऑल वेयर एंड टेयर। तो प्रॉपर्टी के अंदर जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो कंजम्पशन का नहीं आता, प्रॉपर्टी के अंदर कंजम्पशन आता है वेयर एंड टेयर का। और अगर इसे हम स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग वर्ड में कहें तो इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। एक प्रॉपर्टी की जो वैल्यू कम हो रही होती है वो डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो रही होती है। ठीक है जी जनाब, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? मिस प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपायर हो तो एक्सपेंस में कैसे कन्वर्ट होगा? कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? हाँ ये मैं कर सकती हूँ बड़े आराम से। ये तो दिल चाह रहा था कोई पूछे, कोई पूछ नहीं रहा था, मैं सोच रही थी खुद ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो भाई, अब हमने कहा कि दिसंबर 31 को हमने जो है वो किराया पे कर दिया था, और हमने वो पे किया था 240,000। ठीक है, अब अगर 240,000 हमने पे किया था तो पर मंथ कितना बन रहा था? ये पूरे ईयर का किया था, पर मंथ कितना बनेगा? 20,000। ठीक है, पर मंथ हमारा बन गया, इसका मतलब है 20,000। ठीक है, अब टाइम गुजरा और हम आ गए यहाँ पे जनवरी 31 पे, तो कितना किराया इस्तेमाल हो गया? कितना किराया इस्तेमाल हो गया? जो एडवांस दिया था इसमें से कितना इस्तेमाल हो गया? 20,000 इस्तेमाल हो गया। ठीक है ना, तो अब ये जो 20,000 है ना, बेसिकली ये 20,000 एक्सपायर हो गया फ्रॉम द प्रीपेड। अब प्रीपेड कितना बचेगा? अब प्रीपेड कितना बचेगा? 2,20,000। 2,20,000। वेरी नाइस। अब एक और महीना गुजरा, फरवरी आ गया, एक और 20,000 इस्तेमाल हो गया। अब कितना बचेगा? 2 लाख। अच्छा, अब मार्च 31 पे कितना बचेगा? 180। ठीक है जनाब, इसी तरह ये महीने गुजरते जाएंगे और फिर एक वक्त आएगा कि दिसंबर 31 2020 आ जाएगा, तो उस वक्त तक कितना प्रीपेड बचेगा? 0। उस वक्त सारा प्रीपेड इस्तेमाल हो चुका होगा। और अगर हम इसको एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिसंबर 31 पे हमारा एक्सपेंस कितना था? कितना किराया खर्च हुआ था उस वक्त तक? 0। फिर जनवरी 31 तक कितना किराया खर्च हुआ? 20,000। फरवरी का 31 आता है वैसे बच्चों? नो। तो ये फरवरी का 31 आया कैसे? फरवरी का तो 28 आता है, 28 या बहुत 29 आ जाएगा। नहीं, इस बार 29 आया था। हाँ, इस बार तो 29 आया था, तो फिर 28 काट दो भाई।
तो फरवरी 29 को क्या हुआ होगा, कितना किराया टोटल हुआ होगा? 40. ग्रेट। अब इस तरह ये गुजरते गुजरते टाइम जब गुजर के पूरा दिसंबर तक टाइम आ गया, तो कितना किराया खर्च हो चुका है? How much expense have we made? जी 240,000 पूरा रेंट एक्सपेंस हो चुका है। अच्छा। और ये पूरा प्रीपेड एक्सपेंस था when we started on December 31st 2019। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है ये ग्रेजुअली एक्सपायर हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एक्सपेंसेस में। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? Any question related to this? मैम प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्रीज कौन सी होगी, एक एसेट में होगी? हाँ, let me show it to you ताकि आपको क्लियर हो जाए। जी जनाब, इसकी एक एंट्री अगर हम पहली एंट्री करने जाएं जो सबसे पहली December 31st पे एंट्री हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि December 31st पे हमारी एंट्री हुई। हमने कैश दिया है या कैश लिया है? दिया है। कैश दिया है, तो कैश क्रेडिट और डेबिट? कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कैश क्रेडिट हो गया। अब इसकी एंट्री हमने डाल दी 240,000। अच्छा, डेबिट क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये कि ये रेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रीपेड रेंट कह देंगे इसको। प्रीपेड रेंट। डेबिट में भी हमारे पास RS 240,000 आ गया। अग्रीड अप टू दिस पॉइंट? अच्छा, अब जनवरी 31st को क्या एंट्री होगी? जी स्टूडेंट्स, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। डेबिट क्या होगा? मैम एक्सपेंस आपके पास डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड रेंट क्रेडिट रहेगा। हाँ, एक्सपेंस कौन सा वाला है इस वक्त हमारे पास? रेंट एक्सपेंस है ना? रेंट एक्सपेंस। तो ये हमारा रेंट एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा और ये हमारा क्रेडिट में जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। एंट्री की अमाउंट्स कोई याद करा सकता है प्लीज? 20,000। 20,000 डेबिट एंड 20,000 क्रेडिट। अब ये वाली जो एंट्री है ना, जो हमने यहाँ जनवरी 31st वाली की है, ये 12 टाइम्स रिपीट होगी। यही एंट्री हमारी फेब के एंड पे होगी, यही एंट्री हमारी मार्च के एंड पे होगी, फिर अप्रैल में होगी एंड सो ऑन। December 31st तक हम यही इसी तरह की एंट्री करते चले जाएंगे और ये टोटल एंट्रीज जो हैं ये 12 एंट्रीज होंगी। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या कि जो हमारा अमाउंट प्रीपेड रेंट में था अकाउंट में, वो ट्रांसफर हो के हमारे रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में चला जाएगा। अगर टी अकाउंट्स याद हो किसी को थोड़े बहुत, तो टी अकाउंट्स ऐसे नजर आते हैं ना। ये हमारा अगर प्रीपेड रेंट का अकाउंट है और इसमें इनिशियली हमारे पास अमाउंट आया था 240,000 का और ये हमारा रेंट का अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है। तो आहिस्ता आहिस्ता हर महीने यहाँ पे 20 आता चला जाएगा और ये 12 एंट्रीज होंगी और इन द एंड क्या होगा कि हमारा जो
प्रीपेड का बैलेंस है, प्रीपेड का बैलेंस 0 हो जाएगा, और ये वाला जो हमारा बैलेंस है यहाँ पे बैलेंस, ये 240,000 का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? जी स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, नहीं है क्वेश्चन तो आई गो बैक। एम आई कनेक्टेड? आर यू लिसनिंग टू मी? एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। All right, great. ठीक है, चलो सही है। तो बेसिकली ये है हमारा कॉन्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड। बेसिकली वैसे अगर ये फ्रेश क्लास होती, एक फ्रेश बैच होता, तो मैं इस वक्त ये सारी डिटेल्स ना बताती, लेकिन मुझे पता है आप लोग सारे स्टूडेंट्स ये कोर्स सेकेंड टाइम ले रहे हो, तो मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ी डिटेल तक भी बता रही हूँ कि आई नो इट वोंट हार्म यू। आप लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत है, यानी 2 एंट्रीज होंगी प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड एक्सपेंस की एक तो इनिशियल एंट्री होती है, और दूसरी उसकी जो है पीरियोडिक एंट्री होती है, जो एवरी मंथ होती है अगर आपने कोई एडवांस एक्सपेंस किया हुआ है। कभी कभार वन ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं कि लेट्स से आपने एक किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो आपको इस महीने एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करेगा, आप उसे महीने की पहली तारीख को पेमेंट करके आ गए, तो जो आपने पेमेंट की महीने की पहली तारीख को, वो एक्सपेंस की पेमेंट नहीं थी, वो प्रीपेड एक्सपेंस की पेमेंट थी, तो आप उसको रिकॉर्ड प्रीपेड की तरह ही करेंगे। लेकिन मंथ खत्म होने के बाद उस प्रीपेड को आप क्रेडिट करेंगे और एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। सो इट वुड बी 2 एंट्रीज, एक एडवांस पेमेंट के वक्त और दूसरी उस वक्त जब वो एक्सपायर हो रहा होगा। ठीक है, सो बेसिकली द क्वेश्चन वाज कि क्या हम प्रीपेड की 2 एंट्रीज करते हैं? तो आई वुड से यस, प्रीपेड की एक्सपेंसेस से रिलेटेड 2 एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री कब होती है? 1 व्हेन यू मेक द पेमेंट, और दूसरी एंट्री कब होती है? जी कोई बता सकता है दूसरी एंट्री कब होती है? प्रीपेड एक्सपेंसेस की सेकेंड एंट्री। नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है कौन होता है? टेक्निकली स्पीकिंग, when the expense has been made, जब आपने वाकई एक्सपेंस कर लिया है तब आप सेकेंड एंट्री करते हैं। उस वक्त आप रिकॉर्ड करते हैं कि प्रीपेड एक्सपायर हो गया और एक्सपेंस इनकर हो गया। You have incurred the expense and the prepaid has expired. Yes, exactly, Mohammed Hamdan. When it is expired, that's the time when you record it. All right. तो ये हमारी प्रीपेड से रिलेटेड बातचीत कंप्लीट हो गई। हम आगे चलते हैं इससे। यही पूरी क्वेश्चन है। जैसे कि इंटरनेट प्रोवाइडर्स और या फिर केबल ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, उनको हम जैसे कि जब मंथ स्टार्ट होता है मंथली पेमेंट करते हैं। ओके, जैसे कि ये लोग स्टार्टिंग में इतना कोई एडवांस नहीं लेते, लेकिन जो मंथली पेमेंट होती है वो लेते हैं, तो ये भी हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होगा लाइक मंथली। हाँ, अगर आप चाहे मंथली भी है, लेकिन अगर आप इसे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये प्रीपेड होता है। It gives you a comfort for the whole month that you would have that service, but by the end of the month you have utilized the service and it becomes an expense. Okay. ठीक है, all right, let's move ahead. यहाँ पे भी वही थ्योरेटिकली पूरी बात लिखी हुई है और वो हमने सारी प्रैक्टिकली करके देख ली थी कि हम एडवांस में दे देते हैं। आप प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट बिकॉज प्रीपेमेंट प्रोवाइड्स फ्यूचर बेनिफिट फॉर द बिजनेस। प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड सैलरी हो सकती है, एंड वी ऑलवेज मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा जी, लैंड एक वाहिद एसेट है जिस पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता और ये आपके फिक्स एसेट्स में रिकॉर्ड की जाती है।
अच्छा आगे चलते हैं। बिल्डिंग आपके फिक्स एसेट्स में से होती है, लेकिन इस पे डिप्रिसिएशन लगता है बिकॉज देयर इज अ वेयर एंड टेयर एंड इट डिप्रिशिएट्स, तो हर साल इसकी डिप्रिसिएशन को काउंट किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्विपमेंट, फिक्सचर, फर्नीचर, ये सारी चीजें भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में एक जरा सी बातचीत की थी। अच्छा नेक्स्ट, अब हमारे ये सारे तकरीबन एसेट्स जो हैं ये पूरे हो गए। हमने सारे एसेट्स की बात कर ली, अब हम लाइबिलिटीज की बात करेंगे। लाइबिलिटीज में बहुत कॉमन जो लाइबिलिटी है वो अकाउंट पेबल एंड नोट पेबल होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अकाउंट पेबल एंड नोट पेबल में? मैम वही डिफरेंस है जैसे कि रिसीवेबल में होता है, लेकिन इसके अंदर पेएबल में हो जाता है कि नोट्स पेएबल में वही एग्रीमेंट टाइप एक प्रॉमिस हो जाता है, और इसके अकाउंट पेएबल में ओरली प्रॉमिस होता है। हाँ एग्जैक्टली, दे हैव साइंड अ प्रॉमिसरी नोट। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ना, बिकॉज इट साइंड अ प्रॉमिसरी नोट। आप कोई बॉन्ड साइन करते हैं, कोई लीगल पेपर साइन करते हैं कि यस ये वो अमाउंट है जो मैं पे करूंगा। और अकाउंट्स पेबल के अंदर ये एक ओरल या वर्बल प्रॉमिस होता है या इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है कि हाँ भाई आपका सामान मैंने रिसीव कर लिया है, अब मैं दे दूंगा, एक दो दिन में आपको पैसे दे दूंगा। तो ये इनफॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नोट्स एंड अकाउंट्स। आगे चलते हैं इसमें, अक्रूड लाइबिलिटी। अच्छा जनाब, अक्रूड लाइबिलिटी। अच्छा एक आप क्या एक एम्प्लॉय काम करता है, एक मिसाल ले लेते हैं, एक है मिस्टर जमील, नहीं मिस्टर शकील कर लेते हैं। मिस्टर जमील से तो हमने बिजनेस किया था ना। मिस्टर शकील हैं, वो आप क्या काम करते हैं, ही इज एन एम्प्लॉय, ठीक है। अब आप हर 30th को या 31st को सैलरीज पे करते हैं, लेकिन हालात कुछ खराब थे, कोरोना आया हुआ है, तो आप सैलरी पे नहीं कर पाए, ठीक है। अब आ गई है डेट, ऑलरेडी 10th आ चुकी है, मे बी 10th सितंबर। तो आपने जो इनको सैलरी देनी थी उसको रिकॉर्ड करेंगे कहीं पे, या बस ऐसे ही वो आपको दिल में पता है सैलरी देनी है, जब पैसे आएंगे दे देंगे? जी यस मैम, ऑब्वियसली रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या एंट्री होगी? अभी तो आपने इसे कोई कैश वैश नहीं दिया, तो रिकॉर्ड क्या करेंगे? बैलेंस में आ गया वो। अकाउंट पेबल होगा। अकाउंट्स पेबल करेंगे। अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल बैलेंस होगा। बेसिकली पेबल तो है, लेकिन ये अकाउंट्स पेबल नहीं है, सैलरीज पेबल। नोट है। हाँ सैलरीज पेबल है। सैलरीज पेबल या सैलरी पेबल, जो भी एक्सपेंस होता है अगर वो आपने इनकर कर लिया लेकिन पे नहीं किया तो वो पेबल बन जाता है। तो अब यहाँ एंट्री क्या होगी? लेट्स से ये है 31st अगस्त, 31st अगस्त 2020, क्या एंट्री होगी? जी स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी द एंट्री हियर? एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, सर्विस एक्सपेंस ठीक है, और सर्विस पेबल क्रेडिट हो जाएगी। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो गया, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि सैलरी 25,000 है, ठीक है। और पेबल क्या होगा? क्रेडिट क्रेडिट हो जाएगा। 25,000। तो ये जो हमने अकाउंट ये रिकग्नाइज किया ना सैलरीज पेबल, इसको हम कहते हैं अक्रूड लायबिलिटी। एनी एक्सपेंस दैट यू हैव इनकर्ड, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपका हो चुका है लेकिन आप उसको पे नहीं कर पाए, उसको हम अक्रूड लायबिलिटी कहते हैं।
अक्रूड एक्सपेंसेस भी कहते हैं, दोनों ही वर्ड्स यूज होते हैं इस पे। अक्रूड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड लायबिलिटीज। अक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब भी एक्सपेंस हो गया लेकिन अभी तक पे नहीं किया गया, ठीक है। So I'll just show you some more examples of it and basically concept इसका यही है। अच्छा, let's say अगर ये accrued expense हो गया है, अब हमारे पास 12 सितंबर को पैसे आ गए, 12 सितंबर को अब हम इन्हें पे करने जा रहे हैं, तो हम क्या एंट्री रिकॉग्नाइज करेंगे? सैलरीज पेबल डेबिट हो जाएगी। सैलरीज पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, सैलरीज पेबल डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंस नहीं होगा, अब एक्सपेंस तो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है ना। कैश, कैश क्रेडिट, 25,000 डेबिट एंड 25,000 क्रेडिट है, ठीक है, अग्रीड। इसको मैं यहाँ से इरेज करती हूँ, थोड़ी सी जो भी इसकी डेफिनेशंस और डिटेल्स हैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। कहाँ गया? जी जी पूछिए प्लीज, जरूर। सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैसे होगा? डेबिट कैसे होगा? क्योंकि एक्सपेंसेस को हम जब पहली मर्तबा रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी एक्सपेंस को, तो हम उसे डेबिट ही करते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके ओनर्स इक्विटी को रिड्यूस कर रहे होते हैं, और ओनर्स इक्विटी क्रेडिट साइड आइटम है, तो एनीथिंग दैट reduces equity would be debit. Okay, okay ma'am. Thank you. All right. Thank you. जी जनाब, this is a liability for expenses that have not been paid. यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इंटरेस्ट पेबल हो सकता है, सैलरीज पेबल हो सकती है, रेंट पेबल, बेसिकली जितने भी एक्सपेंस अकाउंट्स होते हैं, जितने भी एक्सपेंस अकाउंट होते हैं उन सब के पेबल्स बन सकते हैं। It can be salaries payable, it can be rent payable, it can be interest payable. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपके पास 3 सिचुएशंस होती हैं हमेशा एक्सपेंसेस से रिलेटेड। एक ये कि आप उसकी एडवांस पेमेंट कर दें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उसकी ऑन टाइम पेमेंट कर दें। तीसरा ऑप्शन क्या होता है? एडवांस पेमेंट ऑन टाइम हो गई और दूसरी लेट पेमेंट। ठीक है भाई, 3 सिचुएशंस बन गई, इसके अलावा कोई बन सकती है? इसके अलावा कोई नहीं बनेगी। अगर आप ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, एक्सपेंस जो है एक्सपेंस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल एक स्ट्रेट अवे पॉइंट ये है। अगर आपने एडवांस में पेमेंट रिसीव कर ली, अगर आपने एडवांस में पेमेंट रिसीव नहीं कर दी, पेमेंट दे दी, तो भी कैश क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट क्या होगा? अगर आपने एक्सपेंस को एडवांस पेमेंट कर दी है तो डेबिट क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल। नहीं, पेबल होगा। कुछ ये वर्ड लिखने से प्रीपेड एक्सपेंस। जी, प्रीपेड। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस पे करेंगे तो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। और अगर आपने लेट पेमेंट करने वाले हैं, आपने अभी पे नहीं किया, एक्सपेंस हो गया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो क्या एंट्री होगी? पेबल। पेबल। एक्सपेंस तो आपका डेबिट होगा, लेकिन उसके साथ आपका क्रेडिट होगा पेबल अकाउंट। Whatever expense it is, with that payable.
इट्स बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द टाइम ऑन विच यू विल मेक द पेमेंट। आपका जो एंट्री होती है वो इससे इस बात से डिटरमिन होती है कि आप पेमेंट किस टाइम पे करें, आप लेट पेमेंट करें, ऑन टाइम पेमेंट करें, या आप एडवांस पेमेंट करें। तो ये आपके बेसिकली 3 सिचुएशंस आते हैं। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं 5-1 मिनट की, देन विल ज्वाइन बैक अगेन। टाइम क्या हो रहा है जी स्टूडेंट्स? 4 बजे। 4 बज रहे हैं, बस 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। जरा पानी वानी पी के आ जाओ एंड देन विल ज्वाइन बैक अगेन। ठीक है, सी यू इंशाल्लाह।